अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो मैं हूं क़ारिब फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से, और आज मौजूद हूं अपने घर में। जी हाँ, फिर 4-5 दिन का वक्फ़ा आ गया, उसके लिए मैं बेहद बेहद माज़रत ख़्वाह हूँ। आपकी कॉल्स आईं, आपके मैसेजेस आए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, हर बार वादा करता और वफ़ा नहीं कर पाता कि मैं रोज़ाना आपके लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन इस बार मेरा जो ये 4-5 दिन का वक्फ़ा आया है, इसको हमारे अदीबों की ज़बान में या लिखारियों की ज़बान में कहते हैं राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक ये होता है कि आपका जहन जो है वो कहानी सुनाने के लिए तैयार नहीं होता। गो कि मैं आपको जो कहानियाँ सुनाता हूँ ये मैं लोगों से सुनता हूँ, लेकिन चूँकि मुझे उसमें कुछ तब्दीलियाँ करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे मुझे नाम बदलने होते हैं। अगर वो 5 बहनें हैं तो उसको 1 बहन और 4 भाई कर देना होता है। अगर वो गुजरात का रहने वाला शख्स है तो मैं उसको इस्लामाबाद शो कर देता हूँ, या इस्लामाबाद की कहानी यूके सुना देता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ज़ेब दास्तान के लिए शामिल करनी और मुआशरे की बेहतरी के लिए निकालनी पड़ती हैं, लेकिन उसका वाइंड अप और उसका सत जिसको हम कहते हैं वो वही रहता है। तो उस सब को करने के लिए बहैसियत एक लिखारी के मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे इस चैनल पर 8.25 लाख लोग हैं, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि 20-25 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, वो मैसेज बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं पहुँच सकता, तो कहीं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कहीं मायूसी होती है मेरे अंदर। और शायद थोड़ी उस मायूसी ने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया और कहीं राइटर्स ब्लॉक आ गया। तो आज इंशाल्लाह ताला हम वो राइटर्स ब्लॉक तोड़ेंगे, और मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये एक नहायत सच्ची और बग़ैर सेंसर के कहानी है। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी का एक पहलू सुनाऊंगा, एक पोर्शन सुनाऊंगा। उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, ख़ास तौर पे वो लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाएं, वीज़े लगवाएं, वहाँ जाके कमाएं और अपने हालात को बदल लें और नेड़े नेड़े आ जाओ। और ख़ास तौर पे वो वालिदैन जो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा अगर बाहर चला जाएगा तो अच्छा कमाएगा और हमारे हालात बदल जाएंगे। या वो वालिदैन जो बच्चों की बातों में आ जाते हैं, बच्चे कहते हैं जी मैं बस बाहर जाना है, पैसे कमाने ने और दुनिया बदल देनी है, और मैं गाड़ियाँ भी ले लूँगा, बंगले भी ले लूँगा। इस किस्म के जब ख्वाब देखते हैं बच्चे, और वालिदैन उनके सहर में मुब्तला हो जाती हैं या ज़िद के आगे मजबूर हो जाते हैं, उन वालिदैन के लिए और उन नौजवानों के लिए जो ज़िंदगी में शॉर्टकट मारना चाहते हैं। आज की ये वीडियो, ये कहानी आप तमाम के लिए है। मैं इसमें ये भी आपको बताऊंगा कि वीज़े कैसे लगते हैं, या ये कम से कम कि मेरे वीज़े कैसे लगे, मैं कैसे दुनिया घूम लेता हूँ। लेकिन ये एक बड़ी सच्ची कहानी है। तो मैं इसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ उसमें सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश होती है, और वो ये है कि मेरे वीडियोस, मेरी कहानी अवामी मफाद में हो, इससे कुछ लोग सीखें और उस पर अमल करें, ताकि किसी बुरे वक्त से या किसी बुरी घड़ी से बच सकें। दोस्तों, जब हम जवान थे 35-36 साल पहले, और हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस वक्त हमारी ख्वाहिश यही थी कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। और उसकी वजह एक ये थी कि हमारे हमसाए में, हमारे बिल्कुल घर के साथ हवेली में रहते थे शाहिद भाई, और संतनगर में बड़े मशहूर उनका घर है, वहाँ से कबूतरों की टोली उड़ा करती थी, चचा मियाँ उड़ाया करते थे। तो शाहिद भाई यूके रहते थे। अब बरतानिया से जब वो आते थे तो उनका स्टाइल बड़ा अच्छा होता था, उनके पास बड़ी अच्छी गाड़ी होती थी, बड़े अच्छे कपड़े हुआ करते थे, बड़े आला बैग्स हुआ करते थे। वो जहाँ से गुज़रते थे खुशबू आती थी, और वो गुफ्तगू में उर्दू बोलते बोलते अंग्रेज़ी बोला करते थे। फिर कुछ फासले पर हमारे घर के खाला शीदा रहा करती थी, मरहूमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। खाला शीदा बहुत पहले, जब परमट हुआ करता था, या परमट नहीं उसको कहते हैं, एंट्री हुआ करती थी यूके की, तब खाला शीदा यूके चली गई थी। फिर उनके बच्चे भी चले गए थे।
उनके हालात बदल गए थे। उनके पास बड़ी बड़ी आला दर्जे की गाड़ियाँ थीं, उनका बहुत बड़ा घर था और उनके घर में नौकर चाकर थे। वो उनके बच्चे पैंट कोट पहना करते थे। खाला शीदा तकरीबन कोई 1 किलो जेवर पहना करती थी और पूरे मोहल्ले में जिसको कोई ज़रूरत होती थी उधार की या मदद की तो खाला शीदा के पास जाया करते थे। और वो बड़ी भली खातून थी और सबकी मदद किया करती थी। इसके साथ साथ हमारे मोहल्ले में एक फैमिली थी जो लोग जापान चले गए थे और उनके पास 3 गाड़ियाँ थीं और बसंत के मौके पर उनकी छत पे बड़ा रश हुआ करता था। देगे पक्का करती थी। उनकी घर की शादियाँ होती थी तो पूरा संतनगर इनवाइट किया जाता था। फिर संतनगर चौक में एक मंदिर वाला घर था, आज भी है वहाँ। वो साहब कहीं जर्मनी होते थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी टाइलें लगवा के और बहुत खूबसूरत घर बना लिया था और बड़ी आला दर्जे की गाड़ियाँ थी। अब ये तमाम वो अट्रैक्शंस थी हमारे लिए, हम जैसे गरीबों के लिए, क्योंकि मेरे अब्बा एक छोटे सरकारी मुलाजिम थे। हमारे घर में पैसे कम और ख्वाहिशात ज़्यादा होती थी। तो हमारे घर में तो साइकिल थी एक अब्बा की, वो भी दादा की थी जो अब्बा को मिल गई थी। अब दोस्तों, मैं वो बच्चा जो इन तमाम अमीर लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं देखा करता था। फिर उन्हीं दिनों नया नया सिलसिला शुरू हुआ था। लोग सऊदी अरब जाया करते थे 5 साल के वीज़े पे। 5 साल से पहले वो आते नहीं थे। तो हमारे मोहल्ले में वो लोग जो 5 साल के लिए गए थे सऊदी अरब, जब वो 5 साल के बाद आते थे तो वो एक अरबी लिबास पहन के, सर पे वो रुमाल और वो सारा, और उन्होंने सोने की मुंदरी पहनी होती थी, गले में सोने की चेन होती थी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो एक बच्चे को, एक गरीब आदमी के बच्चे को मुतासिर कर रही थी। और वो मैं था कि यार मैंने भी बाहर जाना है, मैंने भी कमाना है और मैंने अपने घर के हालात बदल देने। क्योंकि मेरे घर में मैंने कई ईदें ऐसी मनाई जिसमें पुराने कपड़े पहन लिए थे और कुर्बानी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम हर कुर्बानी के ऊपर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया करते थे। अब इफ्तिखार हिफ़ी साहब ने सोच लिया कि ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। अब मैं उस वक्त क्योंकि जवान था और मैं पढ़ता था एमए कॉलेज में, और एमए कॉलेज में पहले हमने अमीर होने के तरीके क्या सीखे। पहले हमने देखा यार कैसे अमीर हुआ जाता है। तो हमारे कुछ दोस्त थे स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ, गुलशन अभी नया नया बन रहा था तो वहाँ प्लाटों पे कब्ज़े कर लिया करते थे और फिर मालकान से उस दौर के अंदर 10,000, 5,000, 15,000 रकम ले के उसका कब्ज़ा छोड़ दिया करते थे। हमने जब ये काम देखा अपने कॉलेज के में इर्द गिर्द स्टूडेंट्स के अंदर, चंद थे, ज़्यादा नहीं थे, ये बहुत तादाद में बुरे लोग होते बहुत कम हैं लेकिन फ्लैश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने सोचा नहीं यार ये तो हमारे बस का काम नहीं, हम नहीं कर सकेंगे। फिर एक और काम हमें नज़र आया। मैं शॉर्टकट्स की बात कर रहा हूँ। एक नौजवान की, आपने उस लेवल पे जाना है जिस लेवल पे अब आपका बच्चा जवान है या आप ख़ुद अगर नौजवान हैं तो हम किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ आपको। हमने देखा जी कि हमारे कुछ दोस्त थे, दोस्त क्या थे, कॉलेज के लड़के थे जो इम्तिहानी सेंटरों पर कब्ज़ा कर लेते थे दौड़ ज़बरदस्ती से। फिर वहाँ को करवाते थे नकल। और आप यकीन करें कि उस दौर में एक एक पेपर के 5-5 हज़ार रुपये लिए जाते। ये 5,000 रुपये आप समझें कि शायद उस दौर में 87-88 में मेरा ख़्याल है बहुत कम हो तो शायद 20वें ग्रेड की भी 5,000 तनख्वाह नहीं होती होगी शायद, मेरा कुछ आइडिया ऐसा है। तो 5-5 हज़ार रुपये में वो पेपर करवाते थे और उसके बाद उन्हीं लोगों के पास करोला भी आ जाती थी गाड़ी और वो बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे वो स्टूडेंट्स, एनके लगाते थे। और हमें इसलिए पता था कि मैं एमए कॉलेज में प्रॉक्टर था। तो प्रॉक्टर होने के नाते मेरी वो सारी वो रहती थी नज़र सब चीज़ों पे। तो जब हमने ये वाला इम्तिहानी सेंटर वाला, अब जवेद शाह मेरा दोस्त था, मेरे साथ एमए कॉलेज में पढ़ता था, हमने कहा नहीं भाई ये हमारे बस की बात नहीं, हमारे अब्बा ने तो हमारी टांगें तोड़ देनी अगर हमने कोई ऐसा काम किया। फिर एक साहब ने हमें बताया, उन्होंने कहा जी कि कोई कंपनी आई है, उसके अंदर कोई मेंबर्स बनाने होते हैं, पहले आपने उनकी प्रोडक्ट लेनी है, फिर वो प्रोडक्ट 70 लोगों को बेचनी है, वो एक नेट बनेगा और अगर आप उस नेट को पूरा कर लेंगे उस टारगेट को तो फिर आप करते 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 5-10 लाख रुपए कमा सकते हैं।
हमने जब उसका सोचा तो पहली प्रोडक्ट जो ख़रीदनी थी वो 3,000 रुपये की थी। हम अब्बा के पास गए, हमने कहा अब्बा जी ऐसे ऐसे हम अमीर हो सकते हैं। तो ये पहले अब्बा सुनते रहे, सुनने के बाद कहते कितने पैसे चाहिए, तो मैंने कहा जी 3,000 रुपये। तो अब्बे ने लित्र लाया, तो लित्र पौला किया, तो असी दौड़ लाती उतों। लेकिन अब मैं अमीर होने के ख्वाब देखता था कि यार मैंने अमीर होना है, मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने हालात बदलने हैं। और उसके लिए क्योंकि हमारे दौर में तो कोई आज तो है ना, इंटरनेट के ऊपर ले लेते हैं स्टार्टअप्स, आपको गाइड करने के लिए लोग मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है, हर तरह की गाइडलाइन आपके पास है। हमारे दौर में तो सिर्फ ये होता था और यार इनू ना मैट्रिक करा दे तो कितने क्लर्क लवा दे, इन्हू फसा दे कितने। और जो ज़रा अमीर आदमी थे, पढ़े लिखे, वो कहते थे कि पायलट, डॉक्टर और इंजीनियर या फ़ौजी बना दो। ये 4-5 चीज़ें हुआ करती थी। अब हम इतने ज़हीन तो थे नहीं, और हम वो बच्चे थे जिनको 8वीं तक अरबी पढ़ाई गई थी और 6ठी क्लास से अंग्रेज़ी पढ़ाई गई थी। 6ठी क्लास से पहले मैं अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं जानता था। अम्मी ने ABCD और A फॉर एप्पल, B फॉर बैट और C फॉर कैट घर में पढ़ा दिया था, लेकिन स्कूल में हमें नहीं पढ़ाई जाती थी। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। खैर जी, हम कॉलेज दौर में हसरतों भरे ज़िंदगी बदलने की ख्वाब देखने वाले बच्चे, और 25 पैसे का सफ़र करते थे। स्टूडेंट टिकट हुआ करती थी, वॉल्वो बस चलती थी। हमने अब तय कर लिया, जब हमने अपने इर्द गिर्द अब्रॉड के लोग देखे कि यार हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, और हम इस तगोदो में लग गए। तो हमारे एक दोस्त थे, उनके साथ, अहमद उनका नाम था, और वो पेशे से वकील थे। मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन 6 साल, शायद 5-6 साल बड़े थे। तो उन्होंने कहा जी कि यूके के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, उस वक्त यूके की फ़ीस हुआ करती थी 25 साल से कम उम्र लोगों के लिए 420 रुपये, और 25 साल से ऊपर की फ़ीस होती थी 840 रुपये। हमने जैसे तैसे करके फार्म भरे और उल्टे सीधे कागज़ साथ लगाए और एक फ़ाइल बनाई, और हमने यूके की एम्बेसी, मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ, जाके हमने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए। ये यूके की एम्बेसी इतना पुरसकून पाकिस्तान था कि हम यूके की एम्बेसी के सामने टैक्सी से उतरते थे। एम्बेसी के बाहर लाइनें लगी हुई होती थी लोगों की, और लेफ़्ट साइड पे एम्बेसी के पीछे साथ ही दीवार के एक ढाबा होता था जो छप्पर टाइप था, झोंपड़ी सी बनी हुई थी, उसमें धुआं सर्दियों में निकल रहा होता था, चाय बन रही होती थी, और केक रस अकड़े में नहीं होते जिन पे मक्खियाँ ही बैठी होती हैं, तो वो लोग आते थे और खाते थे। वो सब कुछ बिक जाया करता था। हम गए जी, हमने जाके यूके की एम्बेसी में इंटरव्यू दिया। जब हमने इंटरव्यू दिया, मैं सब कुछ शॉर्ट कर गया हूँ, तो इंटरप्रेटर ले लिया हमने इंटरप्रेटर का लफ्ज़ पहली दफ़ा याद भी किया था, और वहाँ जाके बोला भी था तर्जुमान चाहिए क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। तो वो इंटरप्रेटर, एक लड़की आ गई, उसने सवाल किए हमें कमरे में बुला के, हमने उनको जवाब दिए जैसे तैसे। तो वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने हमें एक अपील फॉर्म दे दिया, और हम अपना सा मुंह लेके बाहर आ गए। अहमद साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ, हम बाहर आ गए। ये पहला दिन था एम्बेसी के अंदर। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब, तारिक अज़ीज़ साहब और सबा परवेज़ साहिबा, मैं ये इनका कोई ताइफ़ा बाहर जा रहा था। मैंने पहली बार इनको एम्बेसी में बैठे देखा था वहाँ, ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आए हुए थे। तो उस वक्त मैं शोबिस में तो था नहीं। हम वहाँ से बाहर आ गए और हमने अपील नहीं की। उसकी वजह ये है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे ही नहीं, तो हमें उम्मीद थी कि हमें वीज़ा तो मिलना कोई नहीं, लेकिन हमारा वो जो ख्वाब था यूके जाने का, वो अधूरा रह गया। अब हम तगो-दो में लग गए कि यार क्या करें। हमने शाहिद भाई से भी बड़ी दफ़ा गुजारिश की हमें यूके ले जाएं। खाला शीदा के बेटों से भी हमने, जब भी वो पाकिस्तान आते थे, हंस के मिलना कि यार साढ़ा वीज़ा लवा दो, लेकिन वो कहते थे अच्छा करांगे, देखेंगे। तो हमने किया ये कि 2 काम किए। उस वक्त एक अमेरिकन वीज़ा लॉटरी आई थी। हम सब ने, पहले दोस्तों ने, मेरे साथ तरह के और बहुत सारे थे जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते थे, बल्कि मेरे सारे दोस्त ऐसे थे जो कहते थे बाहर निकल जाइए। ये मैं आपको 35-36 साल पहले लाहौर के उन बच्चों की कहानी सुना रहा हूँ जिसमें मैं शामिल हूँ, जिनके मोहल्ले से 10-15 लोग ही बाहर गए हैं सिर्फ, और उनकी लाइफस्टाइल को देखकर हमारे अंदर जो एक ख्वाहिश पैदा हुई है, एक लालच पैदा हुई है, ये उसकी कहानी है। अब जी हमने वो वीज़ा लॉटरी अप्लाई कर दी, और डाकखाने में जाके जब हमने वो लेटर पोस्ट किया था
तो पूरा हाथ अंदर डाल के लेटर बॉक्स के ख़त को छोड़ा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर वापस आ जाए या पहुंच ना सके। उस लॉटरी के अंदर किसी की भी लॉटरी हम 10-15-20 दोस्तों की नहीं निकली। एक हमारे दोस्त थे, देखें इस वक्त मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अमेरिका होते हैं वो, और कुछ 30 साल बाद, 2-4 साल पहले उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, चले अभी नाम आ जाएगा। बहरहाल हमारे में एक दोस्त की लॉटरी निकल आई और हमने खुशियाँ मनाई। उसके लिए पता नहीं 16,000 का टिकट या 14,000 का टिकट था, जो भी था, बाहर उसने वो इकट्ठा किया। हम सब बड़ा रोए उसको छोड़ने जाते हुए। जब हम वहाँ गए थे एयरपोर्ट, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम उसको छोड़ के वापस निकले थे तो हमारे जज्बे और जवान हो गए थे कि नहीं यार, बाहर जाना है यार, अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, जहाँ का वीज़ा मिल जाए, हमने बाहर जाना है और ज़िंदगी बदलनी है। पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं करना, पाकिस्तान से कुछ नहीं का, ये इफ्तिखार इफ़ी की सोच थी। अब हमने तलाश करनी शुरू की तो हमें एक बंदे ने बताया कि यार एक शख्स है, वो आपको कनाडा भेज सकता है। हमने कहा हमें मिलवाओ। हम उसके पास गए और उस बंदे की बड़ी छोटा सा घर था, 2 कमरे थे और पुरानी सी मसहरी थी, बेड की जगह मसहरियाँ हुआ करती थी। और वो बंदा भी कोई इतना ख़ास मुझे नहीं लगा। और उसने कहा जी कि देखें मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूँ, आपने मुझे मेरी फ़ीस देनी है 35,000 रुपये। मैं कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा जी 9,000 रुपये का कनाडा का स्टिकर लगेगा जो वीज़ा है। मैं कहा फिर? कहता वो वीज़ा जाली होगा। मैंने कहा फिर ये तो हमें पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे लोगों को नहीं पता लगेगा, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मैं कहा फिर? कहता जी वो वीज़ा लगेगा, आपने यहाँ से किसी तरह एयरपोर्ट के ऊपर बड़ी संजीदा रहना है और मुस्कुराते मुस्कुराते यहाँ से निकल जाना है। जब आप कनाडा पहुँचेंगे तो आपने वाशरूम में जाके पासपोर्ट फाड़ के फेंकना और कहना है कि जी मुझे असाइलम चाहिए और मुझे वकील दो। वो आपको वकील दे देंगे, आपको कनाडा में एंट्री मिल जाएगी और आपके दिन बदल जाएंगे। अब ये कहानी जो एक एजेंट साहब हैं वो मुझे सुना रहे हैं। अब हम तो ख्यालों में कनाडा पहुंच गए। मैं कहा लो जी बल्ले बल्ले हो गई, हम यूके नहीं जाना, कितने नहीं जाना, कनाडा जाना है। हमने अब घर आए, घर आके अब्बा जी से गुजारिश की। अब्बा जी ने बड़ी ज़बानी कलामी हमारी गोशमाली की। अब अब्बा की तनख्वाह मेरा ख्याल है उस वक्त होगी, मेरा ख्याल शायद 1400-1600 रुपये महीना। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, इससे ज़्यादा नहीं होगी AGPNT के अंदर। अब हमने रोना धोना शुरू कर दिया और हमें लगता था कि यार ये पैसे आ जाएं और मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, कुछ हो जाएगा, प्लीज़ अब्बा जी मान जाए, अम्मी मान जाए। हमने अम्मी को बड़ा मनाया, अम्मी के आगे बड़ा रोए, बड़ी मिन्नत समाजत की और उनको ख्वाब दिखाए कि मैं घर के हालात बदल दूंगा और मैं डॉलर्स कमाऊंगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ले जी, हमारी अम्मी ने, हमारे कज़न रिजवान साहब मेरे फूफीज़ाद भाई हैं, उस वक्त वो मेरे बहनोई नहीं थे, उस वक्त मेरे कज़न थे और वो अबू धाबी में होता हुआ करते थे। मेरी अम्मा ने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि वो इस तरह रिजवान ये चला जाएगा बाहर, हालात बदल जाएंगे। वो बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा यार, उन्होंने कहा मानी ऐसा होना कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको पैसे इसलिए भेज रहा हूँ कि आपको शिकवा ना रहे। दोस्तों उस वक्त धर्म, ये जो था धर्म, मेरे ख्याल से 6 का था या 4.5 रुपये का था, बहुत महंगा नहीं था। तो 35,000 रुपये उन्होंने हमें भेज दिए पाकिस्तान और हमने जाके वो 35,000 रुपये उनके हाथ में रख दिया और शर्त ये लगाई कि भाईजान इसमें जो 9,000 रुपये स्टिकर के हैं ना, वो आप इसी में शामिल हैं, इसी में आपकी फ़ीस है, हमने सिर्फ अपनी टिकट लेनी है। उन्होंने कहा जी बात ही कोई नहीं। अब जी हम रोज़ इंतज़ार कर रहे हैं और वो रोज़ कभी कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कभी कहते इस्लामाबाद से आ रहा हूँ, और करते 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 उस बंदे ने हमारे 2 साल ज़ाया कर दिए कि जी बस कल परसों। दोस्तों 2 साल वो लारे देता रहा और मैं 2 साल उसके चक्कर में आता रहा। सिर्फ क्या है कि मुझे लालच है। याद रखिएगा दोस्तों, ये लालची जो होता है ना, उसकी वजह से फ्रॉडिया कामयाब होता है। अब हम ये सोचने को तैयार नहीं थे कि जब कोई कहता था ना ये फ्रॉडिया, और चल बकवास बंद कर। 2 साल के बाद वो बंदा गायब हो गया जी, पैसे भी गए, पासपोर्ट भी गया। अब क्या करें? हमने एक और पासपोर्ट बनवाया
300 या 350 रुपये में। पासपोर्ट बनाने के बाद हम फिर स्ट्रगल में लगे हुए हैं। एक साहब ने अब्बा ने नई नई रिटायरमेंट ली थी और उसने मुझे कहा जी कि मैं आपको यूके भेज दूंगा और ये सब फ्रॉड है और इतने सस्ते में कोई कनाडा नहीं जाता। हाँ, 40,000 रुपये में आप यूके जा सकते हैं। मैंने अब्बा जी से बात की, रिक्वेस्ट की, बड़ा रोया। पहले मैंने अब्बा जी से यामाहा ली, 28,500 रुपये की यामाहा मोटरसाइकिल ली और उसके बाद मैंने अब्बा जी से कहा अब्बा जी एक 40,000 रुपये चाहिए। अब आप सोचें कि 28,500 की यामाहा है और मैं अब्बा से 40,000 रुपये ले रहा हूँ और पैसे कौन से हैं? अब्बा जी की पेंशन के। ये सच्ची बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कोई माँ का जेवर बेचता है, कोई ज़मीन बेचता है, कोई पेंशन के पैसों से कोई प्लॉट बेचता है, कोई जायदाद बिकवा देता है बाप की कि जी मैं बाहर जाऊँगा पत्नी की हो जाएगा। अब जी अब्बा ने जब हमारा रोना देखा और मिन्नत समाजत देखी, क्योंकि अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरे उस्ताद भी वही, मेरे मुर्शिद भी वही, अल्लाह गरीक रहमत करे मेरे अब्बा को। अब्बा ने मुझे कहा देख बेटा, तो ये ना सोची कि मैं कुछ सख्त आदमी हूँ। मेरे अब्बा बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, लेकिन सिर्फ तुझे तजर्बा करवाने के लिए अब्बा जी ने 40,000 रुपये और दे दिए। हमने बड़ा खुश हुए और हम एक साहब के पास गए, सांदे में होते थे वो, बड़े सांदे में, और उसने कंप्यूटर खोलना, ये वो दौर था कमांड दे के ना कंप्यूटर को क्लिक करें और गुजराला से होके वापस आ जाए तो फिर अगली साइट खुलती थी। वो जो ऐसे करके कर्सर आता था, यूँ ब्लिंक करता रहता था। अब उसने हमें बड़ी अंग्रेज़ी बोल के दिखानी और करते करते उस बंदे ने हमें लारा लगाया और एक दिन पता चला वो 40,000 लेकर रफू चक्कर हो गया। अब एक गरीब आदमी का बच्चा भले वक्तों में 35,000 एक और 40,000 एक, 75,000 रुपये ज़ाया कर चुका है। इसके अलावा जो खर्चे होते थे ना इनको चाय पिलाने के, कभी वो कहते थे बिजली का बिल जमा करा दो 300 का 250 का, कभी कहते थे कुछ बाज़ार से सिगरेट या कुछ ले आना तो वो 10-10 20-20 रुपये वो साथ लगते रहते थे। अब हमें बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। हमारे मोहल्ले में अब्दाली चौक में आज तो ख़त्म हो गया, एक होटल होता था, एक बुज़ुर्ग बार थे और रात को सारी रात वो जो है ना वो होटल पे काम अपने चाय बेचते थे। लोग उनको बाबा उल्लू या चाचा उल्लू कहते थे। ये हमारे यहाँ एक आदत है ना, हम नाम बिगाड़ देते हैं, लेकिन मैं बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ, मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम शख्सियत थे वो, लेकिन लोग उनको बाबा उल्लू कहा करते थे। तो उन्होंने कहा जी उल्लू दा होटल, वो मशहूर ये था उल्लू दा होटल। अब जी हम वहाँ बैठना शुरू हो गए। जावेद था, मैं था, हमारे दोस्त थे और हम सब उसका ज़िक्र करते थे जो हमारा दोस्त बाहर चला गया था अमेरिका और उसने वहाँ जाकर रब्ता ही नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त ख़त रब्ता होता था, फ़ोन तो बहुत महंगा पड़ता था और हमारे घरों में फ़ोन लगे हुए भी नहीं थे। अब हम वहाँ बैठना शुरू हो गए, हम रोज़ ख्वाब देखते थे बाहर जाने के, रोज़ ख्वाब देखते थे बाहर जाने के। एक दिन हम बैठे हुए थे तो एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आके रुकी, उसमें से एक साहब उतरे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत, सर्दियाँ थी, सूट पहना हुआ था और बड़े स्लिम से, उम्र उनकी थी कोई 35 साल, हम 19 साल के थे या 20 साल के थे। तो हम बैठे हुए हैं तो वो साहब आया, आके उतरे और बैठ गए तो कुछ फासले पे, और उन्होंने वॉकमैन लगा रखा था, वो जो हेडफोन और वॉकमैन उनके पास था। वॉकमैन एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें कैसेट डलती थी, उसके साथ लीड वो पिन लगा के हम हेडफोन लगा लिया करते थे। और बड़े महंगे से वो सिगरेट पी रहे थे और उनके पास पहली दफ़ा मैंने देखा था कि सिगरेट केस था, वो ऐसे खोलते थे और सिगरेट निकालते थे। अब हम सारे देख रहे थे, मैं कहा ये बंदा कौन है यार, पहली दफ़ा देखा है। और वो साहब हमारे ग्रुप को देखते रहे, उसके बाद वो उठ के आए, कहते कि मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। मैंने कहा कमाल हो गया, मैं कहाँ है सर, मैंने कुर्सी खींची, वो साहब बैठ गए। मैंने कहता जी मेरा नाम है यावर और मैं यावरी करता हूँ। मैंने कहा अरे वाह वाह क्या बात है। अब उर्दू से क्योंकि हमारा शगफ था तो उर्दू और पंजाबी के अंदर कोई ऐसी वो नहीं था हमें मुश्किल समझने में, अंग्रेज़ी से हमारी जान जाती थी। अब वो यावर साहब आके बैठे और उन्होंने मुझे कहा कि क्या करते हो नौजवान। मैंने कहा जी मैं ऐसे पढ़ता हूँ, अभी मैं कॉलेज से फारिग हूँ और फलां। उन्होंने कहा अच्छा तुम क्या करते, सबसे पूछा। तो मुझे कहने लगे कि मुस्तकबिल का क्या इरादा है।
अच्छा, ये सारी बात करते हुए उन्होंने सबके लिए चाय का ऑर्डर कर दी। अब चाय 100 रुपये की थी या 75 पैसे की थी, लेकिन हमारे लिए तो, हम तो स्टूडेंट थे ना, चाय कहाँ से हमने पीनी है। तो उन्होंने सबके लिए ऑर्डर भी कर दी। और सामने नगीना बेकरी हुआ करती थी, अब पता नहीं है कि नहीं, पुरानी बात है, अब्दाली चौक में। नगीना बेकरी से उन्होंने कुछ बिस्किट और कुछ चीज़ें मंगवा लीं। अब हमारे लिए तो बहुत बड़ा ख़र्चा था कि यार कोई शख्स नगीना बेकरी से चीज़ें मंगवा के और बैठ गया हमें और उसने। अब मैं सोच रहा था कि यार चीज़ें तो उन्होंने मंगा रही हैं, चाय के पैसे कौन देगा, सबको ऑर्डर दे दिया। खैर गुफ्तगू करने लगे तो हमने अपना रोना रोया, हमने बताया कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि दरअसल, मैंने कहा सर आप करते क्या हैं यावर साहब, यावर अंकल। उसने कहा जी मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, दुनिया के 50-60 मुल्क घुमा हुआ हूँ, मेरे लिए वो बात ही नहीं है, एम्बेसडर्स मेरे दोस्त हैं, उठना बैठना मेरा इस्लामाबाद के अंदर है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हूँ। कहता कई दफ़ा तो ये होता है कि मैं ऐसे जाता हूँ, शेयर्स ख़रीदे और ऐसे करके 50 लाख रुपए प्रॉफिट निकाला और शेयर बेचे और मैं आ जाता हूँ। अब दोस्तों 50 लाख रुपए का अंदाज़ा उस दौर में आप लगा लें कि इलामा इकबाल टाउन में मेरे ख्याल 3.5-4 लाख रुपए का डबल स्टोरी 10 मरले का मकान आता था लाहौर के इलामा इकबाल टाउन में। 50 लाख, मतलब हमारे तो गले खुश्क हो गए। और उनका जो स्टाइल था, उनकी जो गाड़ी थी, उनके जो कपड़े थे, वो इन सारी बातों से मेल भी खा रहे थे। हमने क्या किया जी, जब हमने ये सुना कि एम्बेसडर्स इनके दोस्त हैं, तो मैंने उनसे उस लालच के तहत, शॉर्टकट के तहत, मैंने उनको बताया जी मेरे इस अब्बा जी जो हैं वो एक छोटे से सरकारी मुलाजिम हैं, हम बहुत गरीब लोग हैं, और अगर आप मेरा यूके का वीज़ा लगवा दें, मुझे बड़ा शौक़ है यूके जाने का। उसने कहा बात ही कोई नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा इफ्तिखार, इफ़ी कहते हैं। उन्होंने कहा इफ़ी बेटा बात ही कोई नहीं है। और पता नहीं क्या नाम बताया, मारिया डिसूज़ा या क्या ऐसा कुछ नाम बताया कि जी वो मेरी फ्रेंड है जो उनकी एम्बेसडर है। अब हमें क्या पता कि एम्बेसडर कौन है यूके की। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा मसले कोई नहीं है। अमेरिका का रिचर्ड मैकी जो है इसका कौंसलर जनरल, अमेरिका जाना तो बताओ, रिचर्ड मैकी से रोज़ मेरी ग्लारस गार्डन में वॉक पे मुलाकात होती है। अब मुझे पता ही नहीं रिचर्ड मैकी कौन है। अब हम बड़े असर में आ गए। मैं कहा कमाल हो गया। मैं कहा नहीं जी अमेरिका नहीं जाना, आप जो है ना डिसूज़ा साहिबा से कह के ना मेरा वीज़ा लगवा देंगे। उसने कहा बच्चे कोई मसला नहीं है, तुम मुझे पासपोर्ट दे दो और तुम जब यूके चले जाओगे। मैंने कहा जी आपकी फ़ीस कितनी होगी? तो उन्होंने कहा तुम एक काम करना कि वहाँ जाके कमा लेना और कमाने के बाद 1 लाख रुपए सिर्फ मुझे दे देना, ये जो सारा ख़र्चा होगा, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं ले रहा। अब मुझे बड़े अच्छे लगे वो साहब। मैंने कहा भाई यार ये तो कमाल हो गया। तो वो साहब जब उठे जाते हुए उन्होंने पैसे दिए चाय के सबके, और वो उठ के चले गए और कल आने का कह गए। दोस्तों आप सोचेंगे इफ्तिखार इफ़ी को डिसूज़ा साहिबा ने यूके का वीज़ा देना है और इफ़ी साहब ने यूके जाना है और पैसे कमाने। हमने उन दिनों हम पढ़ते थे किताबें, अब तो है ना नेट, उस किताबों में हमने पढ़ा जी यूके की करेंसी का नाम है पौंड स्टर्लिंग या स्टर्लिंग पौंड। हमने याद कर लिया था, स्टर्लिंग साथ लगता था पौंड के, और हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि कितने रुपए का बनता है पाकिस्तानी, कितने रुपए आएंगे एक कमाएंगे। तो दोस्तों उस रात मैं ख्वाब देखता रहा, मैं टावर ब्रिज पे जो हम टीवी में देखते थे देखता रहा। उन दिनों हम फिल्में देखनी शुरू कर दी हमने। अंग्रेज़ी जो फिल्में लगती थी प्लाजा सिनेमा में लगी थी, स्पाई हू लव्ड मी, राजर मोर की थी, 007 जेम्स बॉन्ड की। और हम अपनी तरफ से ना बाहर के मुल्कों में घूम रहे थे ख्याली तौर पे। रात पता नहीं कैसे गुजरी, सारी रात में जागता रहा, सो गया। अगले दिन जो है वो हमने सुबह को उठे, हमने पासपोर्ट निकाला है, जेब में डाला है। अब्बा ने पूछा कहाँ जा रहा है? मैंने कहा अब्बा जी एक साहब मिले यावर अंकल, और बड़े अमीर आदमी हैं, दुनिया के 40-50 मुल्क घूमे हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मेरा वीज़ा लगवाएंगे यूके का। कहते अच्छा
पैसे कितने मांग रहा है? मैं कहा नहीं, वो कह रहे हैं पैसे कोई नहीं, एम्बेसडर्स उनके दोस्त हैं, और उन्होंने कहा कि बस वहाँ जाके कमा के कोई लाख रुपया पाकिस्तानी मुझे दे देना। अब्बा कह रहे हैं बेवकूफ़ आदमी, जाहिल नाहनजार, यहाँ कोई शख्स किसी को चाय नहीं पिलाता। मैं कहा नहीं जी, चाय भी पिलाई उन्होंने, हम सबको चाय पिलाई, नगीना बेकरी से उन्होंने बिस्किट और रेस केक रस और पेस्ट्रियाँ में खिलाई। अब्बा मुझे कहने लगे बेटा कोई फ्रॉड है, एमी उसको पासपोर्ट ना दे। मैंने कहा अब्बा जी आप मुझे बताएं, एक शख्स सिर्फ पासपोर्ट मांग रहा है मुझसे, पैसे तो मांग ही नहीं रहा। कह रहे यार तू पागल तो नहीं है, तुझे समझ आ रही है ये बात? एक शख्स रैंडमली आएगा, तुझे मिलेगा, तू उसके सामने रोएगा, वो कहेगा पासपोर्ट दे दे और वो तेरा वीज़ा लगवा के तुझे यूके भेज दे। मैं कहा हाँ जी अब्बा जी ऐसे ही है। अब्बा ने मुझे कहा कि बेटा इंसान का बच्चा बन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा नहीं अब्बा जी ऐसा हो गया है। ये जो दाता सरकार रहमतुल्लाह अलैह के और पीर मक्की सरकार और जितनी दरगाहों पे मैं जाता हूँ, वहाँ जाके मैं जो दुआएं करता हूँ वो दुआएं मुस्तजाब हो गई अब्बा जी। और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने जो आपके 75,000 रुपये ज़ाया करवाए हैं वीज़ों के चक्कर में, मैंने आपको पैसे वापस करने हैं। मैंने आपकी साइकिल की जगह गाड़ी लेकर आनी है, मैंने यहाँ घर और मैंने अब्बा जी से बड़े वादे किए और मेरे अब्बा हंसने लग गए। कहते अबे यार ऐसे नहीं होता, तो शॉर्टकट के चक्कर में ज़िंदगी में याद रखी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं सारी ज़िंदगी गुजार के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ और यहाँ तक पहुँचा हूँ बेटा, टाइम ना ज़ाया कर। मैं कहा अब्बा जी आपको पता ही नहीं है, मैं जो जानता हूँ वो आप जानते ही नहीं हैं। अम्मी आ गई, करने दो ना बच्चे को, वो देखो जब कोई पैसे ही नहीं ले रहा, फ्रॉडिये तो वो थे जो पैसे ले गए, ये तो बंदा को अल्लाह का नेक बंदा है जो हमारी मदद करने के लिए आ गया है, तो करने दो, जा बेटा। हमने पासपोर्ट जेब में डाला। अब्बा से उस वक्त कोई पता नहीं 10 या 15 रुपये लिए खर्चे के, हम घर से बाहर निकले तो जवेशा आ रहा था, भाई कह रहा कि कितने चला है। मैं कहा यार वो एक बंदा रात को तू आया नहीं था उल्लू के होटल पे, तो ऐसे ऐसे एक बंदा आया और वो मुझे यूके भेज रहा है। उन्होंने कहा मेरी गल सुन, तू मेरा दोस्त है गए, असी इकट्ठे बचपन तो उन्ती कर साड़ी लड़ाइयाँ भी हुई ने दो लोगों के नाल, तो मैं भी जाना तेरे नाल यूके। मैं कहा यार जवेद, मैं कहता नहीं 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 तेरी मेहरबानी। मैंने कहा तू ही पासपोर्ट ले आ। अब वो पासपोर्ट ले आया, हम दोनों 1 बजे दोपहर को जाके होटल पे चाय खाने पे बैठ गए और वहाँ बैठ के हमने सारा दिन, जावेद ने मुझे चाय भी पिलाई, जो भी खाना पीना था उसने खर्चा किया, हम रात का इंतज़ार करने लगे। और हमारा रुख था हैदर रोड पे जिस तरफ शियाओं की मस्जिद है। अब हम देखने के यार अंकल नहीं आए, अंकल नहीं आए। कोई 11 बजे के करीब उनकी गाड़ी आके रुकी, हमारी उम्मीदें बढ़ रहीं, वो उतर के आए, हमने पुरतपाक इस्तकबाल किया, वो बैठे हैं, मैंने तारुफ कराया जी ये जवेश है, मैं हूँ। आज हमने दोस्तों को नहीं बुला रखा था वहाँ, तो बैठे, उन्होंने आके सिगरेट सुलगाया, चाय का ऑर्डर दिया, चाय आ गई। और उनका स्टाइल ये था कि वो पहले कश लगाते थे, उसके बाद चाय का सिप लेते थे और उसके बाद वो धुआं छोड़ते थे या हवा में छल्ले बनाते थे धुएं के। बड़ा स्टाइलिश आदमी। और मुझे वो लगे कि यार ये क्या मसीहा आ गया, मेरे सारे मसले हल करने के लिए आ गया है, और मेरी सारी उम्मीदें उससे वाबस्ता थी। मैंने कहा सर ये रहा मेरा पासपोर्ट। उन्होंने कहा इफ़ी आप बेफिक्र हो जाए, मिस डिसोज़ा, जो भी मारिया डिसोज़ा जो भी नाम था, मैं उसको कहूँगा तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, कोई मसला नहीं। उन्होंने पासपोर्ट अपने पास रख लिया। मैंने दूसरा पासपोर्ट निकाला, मैं कहा जी ये मेरे दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, जावेद इसका नाम है, तो खुदारा अगर इसका भी वीज़ा लगवा दें। तो उसने ऐसे करके देखा, मेरी तरफ देखा, कहता यार बात तुम्हारी एक की हुई थी, चलें जावेद साहब का भी काम हो जाएगा। उसने पासपोर्ट रख लिया। अब हम ज़रा थोड़े से और चौड़े हुए। मैं कहा जी मेरे बड़े भाई हैं जुल्फ़कार उस्मानी, जुल्फ़ी भाई, बीएससी कर रखी है उन्होंने, आगे वो मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई है, 2 उनकी बेटियां हैं। तो अगर आप मेहरबानी कर दें, मेरे भाई का भी अगर आप करवा दें साथ में, तो हमारे हालात बदल जाएंगे। मैं सारी ज़िंदगी आपको दुआएं दूंगा। हमारे घर में बहुत हमने गुर्बत देखी है। तो उसने मेरी तो देखा, मुझे कहने लगा ओके लाएं पासपोर्ट। मैंने कहा जी वो पासपोर्ट तो मैं कल ही दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। दोस्तों अब आप सोचें कि 3 बंदे यूके जा रहे हैं,
उन्होंने कहा टिकट तुमने अपनी लेनी है यहाँ से, मैं सिर्फ तुम्हें वीज़ा लगवा दूँगा। हमने कहा टिकट ले लेंगे, कोई गल नहीं। अब हम खुश हो गए कि जुल्फी साहब का भी लग जाएगा। तो मैंने कहा सर आप इतने कमाल आदमी हैं और आपके इतने ताल्लुकात हैं, तो मेरे तो और भी कई दोस्त हैं और वो बड़े नीडी हैं, हम सब गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं और तरक्की करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या लगाया मुझे, कहते यार देखो मेरे लिए 100 लोगों को भेजना कोई मसला नहीं है, तुम मैं जानते नहीं हो कि मेरे कितने सोर्सेज हैं। तो मैंने कहा सर अगर आप एक मेहरबानी करें, कुछ और लोग भी हैं मेरे दोस्त हैं। तो हंसने लगे, कहते यार तुम बड़े कमाल आदमी हो, बड़े सखी आदमी हो और मैं तुमसे बड़ा मुतासिर हूँ। तुम कल एक काम करना, जितने पासपोर्ट ला सकते हो तुम ले आना अपने दोस्त, मैं सबके वीज़े लगवा दूँगा, 10 20 50 कोई मसला नहीं है। दोस्तों आप सोचें कि ऐसा अल्लाह का वली मुझे मिल गया कि वो मुझे मेरे दोस्तों को भी लेके जाएगा और पैसे हम वहाँ जाके कमा के देंगे। मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको बड़ी दुआएं दी। उन्होंने हमारे 2 पासपोर्ट उठाए, उन्होंने कहा कल मैं 11 बजे आऊँगा, जितने पासपोर्ट हैं ले आना। उन्होंने कहा ठीक नहीं, उन्हें हाँ वो चले गए। जब वो चले गए तो अब हमने दोस्तों से बात की। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे है, एक अल्लाह का बंदा मिल गया है और मैंने सोचा यार हम चले जाएंगे तुम अकेले रह जाओगे, तो उत्थे ही बैठक लाया करांगे। ऐसे ऐसे बंदा है, वो कहता है जी मैं तुम्हें यूके भेज दूंगा, सिर्फ पासपोर्ट देना है, कोई पैसा नहीं देना, टिकट हमने अपनी लेनी है, जब वीज़ा लग जाएगा तो वहाँ जाके यूके जाके लंदन जाके हमने 1 लाख रुपया कमा के देना है, जब हम कमा लेंगे। ओ जी मेरे तो दोस्त है। अच्छा सॉरी, जब वो जाने लगे ना, गाड़ी तक हम छोड़ने गए तो मुझे कहते हैं कि, मैंने कहा सर वो तो मेरे भाई का, मतलब जिसका पासपोर्ट नहीं बना हुआ क्या करे। उसने कहा यार एक काम करते हैं, मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तुम्हारे वीज़े अप्लाई कर दूँ ना ताकि तुम यहाँ से जा सको, बाकियों का मैं कर दूँगा, तो पासपोर्ट बनवा लो। तो मैं कहा सर पासपोर्ट ऑफिस तो हमारा कोई वाकिफ़ ही नहीं है। उसने एक कार्ड दिया मुझे, मैं मिस कर गया था। मैंने कहना कि इस बंदे को कॉल कर लेना, मेरा रेफरेंस देना, ये तुम्हारे अर्जेंट पासपोर्ट बनवा देगा, कोई इशू नहीं है, नो इशू। अब ये चले गए। अच्छा कह कर ये गए कि मैं जा रहा हूँ अब इस्लामाबाद ताकि तुम दोनों के वीज़े लग जाएं, तुम दोनों तो जाओ ना, बाकियों को मैं भेज दूँगा, कोई इशू नहीं है, और मैं 10-15 दिन के बाद आऊँगा। अब ये साहब चले गए और हमने इतने दिनों में हम दोस्तों को इकट्ठा किया, रोज़ बैठते थे, बात करते थे, अंग्रेज़ी फ़िल्में देखते थे, उस तरह के कपड़े सोचते थे हम पहनेंगे, हैट पहनेंगे और यहाँ सिगार लगा के टेढ़े मुँह से बात करेंगे। दोस्तों मेरे तमाम दोस्त जब मैंने इकट्ठे किए तो 19 दोस्त और इकट्ठे हो गए। 3 पासपोर्ट में, सॉरी जुल्फी साहब का पासपोर्ट दे दिया था मैंने, 3 पासपोर्ट वो चले गए, 19 पासपोर्ट हमने इकट्ठे कर लिए, मतलब टोटल 22 हो जाएंगे। और तय ये हुआ कि ये 19 पासपोर्ट, 19 बंदे पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे, तो 1-2 के थे, कईयों का एक्सपायर होने वाला था। तो हमने किया ये कि हम चले गए उस बंदे के पास, उसको फ़ोन किया। मैं कहा 300 रुपये रेगुलर फ़ीस थी और 1500 अर्जेंट का था, आई डोंट नो, मुझे नहीं याद क्या था, लेकिन अर्जेंट के पैसे यकीन ज़्यादा होते हैं। वो कुछ दिनों में मिलना था, 2 दिन में, 2 हफ्ते में। तो जब हम उस बंदे के पास गए तो उसने कहा जी कि किसी को बताना नहीं है, 10,000 फ़ी बंदा पासपोर्ट बनेगा, फ़ीस तुमने अलग जमा करानी है, मुझे तुमने 10,000 रुपये देना है, 3 दिन में या पता नहीं 4 दिन में तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा। अब दोस्तों कौन कमबख्त ये मौका छोड़ेगा। उन सब बच्चों ने बात की, किसी ने उधार लिए, किसी की माँ ने कमेटी ली, किसी ने कोई सोने की चीज़ बेची, करते करते सब ने 10-10 हज़ार रुपये, 19 लड़कों ने इकट्ठे किए 10-10 हज़ार रुपये उस एजेंट को देने के लिए। हम उस एजेंट के पास गए, हमने उसको पैसे दिए, उसके बाद अपनी फ़ीसें अलग जमा कराईं बैंकों की, और वाकई हमारे 3-3 4-4 दिन में 19 दोस्तों के पासपोर्ट आ गए। अब 19 ये 3 वो 22 बंदे हम यूके जाएंगे। असी अपना पूरा संतनगर उत्ते शिफ्ट कर लिया ख्यालों दे विच। हमने क्लबों में डांस करना शुरू कर दिया ख्यालों में, हम टावर ब्रिज की सैर करने लग गए ख्यालों में, हम ट्राफाइगर स्क्वायर पे खड़े हुए हैं और वो शेरों को देख रहे हैं जो वहाँ बने हुए हैं, हम फेरी की सैर कर रहे हैं अपनी ख्यालों के अंदर।
और रोज़ हमारा एक जमघटा लगता है, 19 दोस्त बैठते हैं और बातें होती हैं। कुछ अरसे के बाद वो साहब आए और उन्होंने कहा जी कि वो तुम्हारा प्रोसेस में चला गया। हम सब बड़े अदब के साथ खड़े हुए, वो आके बैठे हैं, उन्होंने गुफ्तगू शुरू की और गुफ्तगू करते करते उन्होंने ऐसे करके देखा, कहते ये सारे बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ जी। पासपोर्ट दें, सब ने पासपोर्ट दिए, 19 पासपोर्ट उनके हाथ में आ गए और उन्होंने कहा देखो जवानों, ये इफ्तिखार की वजह से कर रहा हूँ मैं जो कुछ कर रहा हूँ, और तुम लोगों ने यूके जाना है तो पहले तुम खाना पकाना सीख लो, तुम कपड़े इस्त्री करना सीख लो, और तुमने मेहनत करना है। वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, लंदन ऐसा है, मैनचेस्टर ऐसा है। हमने पहली दफ़ा लीड्स का नाम सुना, हमने वेम्बले एरिना का नाम सुना। वो हमें अंग्रेज़ी बोलता था तो हमें समझ नहीं आती थी, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी थी। उसकी वजह ये है कि हमें अंग्रेज़ी आती नहीं थी उस वक्त तक, अभी भी नहीं आती। अब हम सारे बड़े खुश, लो जी ऐसे यूके चले गए हैं। तो उसने हमें तारीख़ भी सुनाई यूके की, हमसे 19 पासपोर्ट लिए। उसने सबके लिए 20 रुपए के केक रस और पैटीज़ और पत्नी क्या क्या, 20 रुपये बहुत होते थे दोस्तों। और उसने चाय पिलाई हमें और सबको बताया कि देखो तुमने यूके में ऐसे रहना है, एयरपोर्ट पे तुमसे ये सवाल किए जाएंगे, फला में तुमसे ये होगा, और पूरा प्लान उसने बताया कि तुमने अच्छे से कपड़े पहन के जाना है, क्या कहते हैं, ट्रैवल जब करना है, और तुम्हारे जब इंटरव्यूज़ होंगे तो तुमने ये कहना है वो कहना है। हम बिल्कुल इन्हमाक के साथ उसको सुन रहे हैं और वो उसी स्टाइल से सिगरेट पी रहा है और धुआं निकाल रहा है और छल्ले बना रहा है हवा में। अब ये सारा ग्रुप उसको सुन रहा है। उसके बाद वो उठा, यावर साहब उठे और उन्होंने गाड़ी तक गए, सब चाय के पैसे दिए। अब 19 दोस्त हम मज़ा ले रहे हैं कि हमने बाहर चले जाना है, और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा मैं अब इस्लामाबाद जा रहा हूँ और जल्दी मिलते हैं। तो मैंने कहा सर हमारा वीज़ा, उन्होंने कहा नहीं अभी तो तुम्हारा प्रोसेस में है ना, अभी तुम्हें कॉल आएगी तुम्हारे एड्रेस पे, लेटर आएगा तो तुमने फिर इस्लामाबाद जाके इंटरव्यू देना है। मैं कहा इंटरव्यू में क्या होगा? उन्होंने कहा तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं क्योंकि जा चुका था, मुझे पता था इंटरव्यू में क्या होता है। उन्होंने कहा वो तुमसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि डिसोजा ने कह दिया होगा तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मल सा एक इंटरव्यू होगा। लो जी वो चले गए पासपोर्ट लेके। हम बड़े खुश हुए दोस्तों। अब हमारे 22 दोस्त मेरे भाई समेत हम यूके जा रहे हैं। हमने लंडे से कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी शुरू कर दी, हमने जोगर शोगर जूते ये वो फला। घर में मैं अब्बा को कह रहा हूँ अब्बा जी बस आप तैयार हो जाए और मैं अंग्रेज़ी ज़बान में आपको कॉल किया करूँगा, मैं जाने से पहले आपको टेलीफोन लगवा के दे के जाऊँगा ताकि आपकी मेरी कम्युनिकेशन रह सके। मोहल्ले के अंदर सबको पता है जी ये ग्रुप पूरा यूके जा रहा है, और सब हमें ये कह रहे थे भाई पागल दे पुत्रो, थानू कौन यूके लैके जाएगा, एडा केड़ा सेठ थानू लभ गया, एडा केड़ा सखी दिल आ गया। हमने कहा नहीं नहीं, तुम में से किसी को नहीं पता, हमारी अक्लो दानिश तुमसे ज़्यादा तेज़ है। हमने जो शॉर्टकट सोचा हुआ ये लग गया है, हमने वहाँ जाना है। अब्बा ने एक दिन मुझे बिठाया और मुझे कहा कि पागल दे पुत्र वहाँ जाके क्या करेगा, उनकी फ़र्श साफ़ करेगा, क्या करेगा? मैं कहा जी अब्बा जी मैं कुछ भी करूँगा, मुझे वहाँ बर्तन धोने पड़े, गाड़ियाँ धोनी पड़े, भीख मांगनी पड़े, मैंने यहाँ नहीं रहना। और दोस्तों कमोबेश हम सारे दोस्तों की यही ख्वाहिश थी, और मुझे यकीन है क्योंकि आज भी लोग मुझे मिलते हैं नौजवान, उनकी आज भी यही ख्वाहिश होती है, असी बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए, बाहर जाके असी कुछ भी कर लवांगे, इत्थे नहीं रहना। ये एक अजीब सी ख्वाहिश है। अब्बा ने हमें बड़ी सुनाई और उन्होंने हमें कहा कि बेटा अपना किबला दुरुस्त करो, तुम गलत कर रहे हो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ते, पैसे ऐसे नहीं आते, ये ख्वाबों ख्यालों से निकल जाओ, फिल्मी सोच से। हमने कहा हमारे अब्बा जी को तो पता ही कुछ नहीं है, अब्बा जी पुराने वक्तों के आदमी हैं, क्योंकि ये ख़ुद कुछ नहीं कर सके, ये चाहते हैं कि मैं भी कुछ ना करूं, या सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। हम इंतज़ार करने लग गए, 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, खदशात शुरू हो गए। दोस्तों यार दौड़ते नहीं गया, नहीं यार अगर दौड़ता हमारे पैसे लेके दौड़ता, उसे तो हमसे पैसे नहीं लिए, कैसा अल्लाह का वली है, उसने एक बंदा बताया जिसने हमारे पासपोर्ट ही बनवा दिए। और सबसे ज़्यादा बहस मैं करता था, उसकी साइड लेता था कि नहीं नहीं वो ऐसा बंदा नहीं है, अंकल यावर ऐसे बंदे नहीं हैं। 1 महीना गुजर गया, मायूसी छा गई, पल में मायूसी, पल में उम्मीद। मायूसी होती थी यार हमारे पासपोर्ट ले गया, फिर हम सोचते थे यार पासपोर्ट ही वापस कर दे अगर वीज़ा नहीं लगवाना।
अगले लम्हे आता था यार जे वीज़ा लग के आ गया तो असी इसलिए लंडन जावांगे, असी उत्थे जाके सैरां करांगे। तो वो सारी चीज़ें मोटिवेट करती थी, हम फिर ज़िंदा हो जाते थे। मायूसी, उम्मीद नाउमीदी, उम्मीद नाउमीदी, आस यास, ये ज़िंदगी गुजर रही थी दोस्तों। इसी आस यास के धूप छाँव के अंदर 2 महीने गुजर गए और हम रोज़ जाके चाय खाने पे बैठते हैं और हमारी सब की नज़रें हैदर रोड पे शियाओं की मस्जिद की तरफ होती हैं कि यहाँ से वो शख्स आता था, कहाँ गया यार। 2 महीने के बाद एक दिन हम बहुत मायूस बैठे हुए थे और हम इस नहज पे आ गए थे कि यार हमारे पासपोर्ट वापस आ जाएं। तो गाड़ी आके रुकी है, हम सारे खड़े हो गए खुशी से, हुर्रा आ गए। अब वो साहब उतरे, हमने जाके इत्तेफाक से हाथ मिलाया, उनके हाथ में एक लेदर का बैग था, आके बैठे। बैठने के बाद कहते क्या हाल है जवानों। मैंने कहा हम ठीक हैं सर, आप कहाँ चले गए? कहता बस यार वो मसरूफियत थी और मैं मुल्क से बाहर चला गया था, कुछ मीटिंग्स थी और फलां था और बिज़नेस था और कराची। हमने कहा शुक्र है यार आ गया। अब बैग को देखें तो ऐसा लगे कि इसके अंदर पासपोर्ट पे वीज़े लगे हुए हैं। उन्होंने उतरती फिर पैसे दिए, नगीना बेकरी से चीज़ें आई, निम्को आई, खाने पीने की चीज़ें रखी, चाय का ऑर्डर दिया और बड़ी मायूसी से कहा यार मैं तुम नौजवानों से बड़ा माजरत खाऊं और मसरूफियत की वजह से मैं आ नहीं सका। मसला ये हुआ कि यार हमारी जो फ्रेंड थी मारिया डिसोज़ा या जो भी मिसेस डिसोज़ा, वो एम्बेसडर नहीं रही, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने कहा फिर सर अब क्या हुआ? कहता यार मैं वीज़े नहीं लगवा सका तुम्हारे यूके के, तो तुम मायूस मत हो। कनाडा का एम्बेसडर जो है, पत्नी एक और नाम बताया, वो आ रहा है, तो जैसे ही वो आएगा मैं तुम सबको कनाडा भेज दूंगा। मैं कहा नहीं सर आप हमारे पासपोर्ट वापस कर दें, हमें यूके नहीं जाना, हम ख्यालों में बहुत ज़्यादा सैर कर चुके हैं और मायूस हो चुके हैं। उसने कहा यार एज़ यू विश, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था, इट्स ओके। उसने पासपोर्ट निकाले हमें दिए, मैंने अपने भाई का अपने पास रखा, 19 पासपोर्ट बांटे और एक जावेद का दिया, 22 पासपोर्ट हमारे वापस आ गए। और वो पहले गुफ्तगू करते रहे, गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने माजरत की फिर दोबारा कि यार तुम नौजवानों से मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कनाडा भेज दूँगा, यूके का एम्बेसडर आएगा वो भी मेरा दोस्त होगा, लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हारे अभी पासपोर्ट तुम्हें वापस कर दूँ ताकि तुम खातिर जमा रखो। और सॉरी जवान, ये कह के वो उठे। उठने के बाद उन्होंने फिर बिल दिया, जाते हुए उन्होंने 2200 रुपये निकाल के दिए। उन्होंने कहा तुम सब के लिए 100 रुपये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो 100 रुपये उस वक्त बहुत ज़्यादा इसलिए थे कि एक सिगरेट का पैकेट जो 500 का 600 जितने का भी होगा, वो 4 आते थे 100 रुपये में। आपको मैं सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूँ उसका करेंसी का। और वो सॉरी करके और वो साहब चले गए, सी अपनी चमचमाती गाड़ी फराटे भरती हैदर रोड पे निकल गई, अंधेरे में गुम हो गई। अब एक ने देखा तो उस पर स्टैंप लगी हुई है स्टेट बैंक की। ऊपर लिखा हुआ है 100 USD। अब USD का मतलब मुझे नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ उस वक्त। अब जो देखे उसकी उसके पासपोर्ट के एंड के ऊपर लिखा हुआ है 1000 USD। अब हम बड़े हैरान हुए यार ये क्या है, ये किस चीज़ की स्टैंप है? तो हमें नहीं समझ आई क्या है। एक ने कहा यार इसने कोई फ़ीस जमा कराई होगी हमारी। तो मैंने कहा यार $1000 जमा कराए थे इसने। एक बच्चे ने बताया ना कि डॉलर है ये, तो मैंने कहा USD $1000। हमें नहीं समझ आई, मखमसे का शिकार, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, कोई कहे यार ये वीज़ा है, कोई कुछ कहे। खैर हम जाके अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन भाई सुबह उठे, कह रहे हाँ भाई यूके वाले लग गया तेरा वीज़ा। मैं कहा अंकल रात को आए थे अब्बा जी, और बड़ा माजरत खा हुए बेचारे, परेशान थे। तो उन्होंने कहा जी कि मेरी जो एम्बेसडर दोस्त थी ना डिसोजा, वो ट्रांसफ़र हो गई है। मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है शॉर्टकट। तो उन्होंने कहा जी कि वो तुम्हें कनाडा भेज दे। तो मैंने कहा नहीं जी कनाडा नहीं जाना, पासपोर्ट दे दें, क्योंकि हम तंग आ गए थे, पासपोर्ट ना चले जाए हमारे। अब्बा कह रहे फिर। मैं कहा अब्बा जी पासपोर्ट के आखिर में ना एक स्टंप लगी हुई है देखे। अब्बा ही नहीं खोले हैं क्योंकि वेख्या कहता यार मैंने लगता है कि यह की गया
अब हमारे घर के सामने ना शबीर खान साहब स्टेट बैंक में जॉब करते थे, अब्बा जी के दोस्त थे, हमारे हमसाए भी थे। अब्बा जी कहते ठहर जा, आ जा मेरे साथ। हम सीढ़ियाँ उतरे अपनी हवेली की, आए तो शबीर खान साहब उन्होंने बैल दी तो वो आ गए। उन्होंने कहा जी की हाल है, ठीक ठाक। उन्होंने कहा अबरार साहब खैर है? उन्होंने कहा यार पुत्र ने पासपोर्ट भेजा सी, किसी ने उन्हें पासपोर्ट वापस किया है वे की है? उन्हें ऐसे करके देखा, उन्होंने कहा यार ये $1000 निकलवाए गए हैं इस पासपोर्ट के ऊपर, ताड़ा पुत्र कितने दुबई या कितने ट्रैवल करने लगा है? बनेगा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर ये एक किसने निकलवाया? उन्होंने कहा यार एक बंदा आया था, वो इसके 22 दोस्तों के पासपोर्ट ले गया और 2 महीने के बाद पासपोर्ट दे गया। तो वो शबीर खान साहब हंसने लगे, कहते ताड़ा फ्रॉड हो गया। ओह माय गॉड। उसने कहा कि कोई बंदा तुम्हें ना धोखा दे गया। दोस्तों उन दिनों गवर्नमेंट ने डॉलर्स की बड़ी कमी थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने किया ये था कि अब आपको स्टेट बैंक या बैंक से डॉलर लेने पड़ेंगे। और डॉलर मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ जी कि अगर वो ₹7 का ना जो आपको स्टेट बैंक देता है या बैंक देता है, तो मार्केट में वो ₹3-4 मतलब ₹10 का ब्लैक हो जाता था मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में। अब तो ओपन मार्केट है ना, आप जाते हैं कहीं से भी जो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे, वहाँ से आप करेंसी ले लेते हैं और बेच देते हैं। उससे तो ऐसा नहीं था हमारे दौर में। वो कहना भाजी ये किसी ने ना भाई पासपोर्टा ते $1000 कढ़ाया, $22,000 कढ़ाए ने इन्हें ताड़े पासपोर्टा के उत्ते। तो भाई ने कहा फिर उन्हें कैलकुलेट किया, उन्हें कहा ₹1,00,000 की दिहाड़ी ला गया। भाई ने जूता उतारा, मुझे पकड़ा मेरे बालों से, दौड़न 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 कुटैस करनी शुरू कर दी। उन्हें कहा उल्लू के पट्टे तुझे मना किया था, देख तेरे साथ हैड हो गया। और बाद में जब हमने कैलकुलेट किया कि ₹1,00,000 वो यहाँ से कमा गया, मेरे ख्याल 200-400 रुपये की मैं चाय पिला के खाना खिला गया, 100 रुपये हमें दे गया वो। और वो बच्चे जिनके पासपोर्ट 10,000 रुपये में बने थे, 19 पासपोर्ट या 18 पासपोर्ट थे, तो 1,80,000 रुपये वो भी उसी के एजेंट को चला गया। तो वो मजमूई तौर पे इकबाल टाउन में 5 मरले का मकान के पैसे हम 22 लोगों से ले गया और हमारा शॉर्टकट नहीं लगा और हमारी यूके जाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। दोस्तों ये कहानी आपको सुनाने का सिर्फ मकसद ये था, आज दुनिया भर के वीज़े मेरे पास हैं, अमेरिका में जा सकता हूँ, उसके बाद यूरोप का मेरे पास है। अभी मैं और अली मेरा बेटा हम जा रहे हैं यूके, अली के पास भी अब यूके का वीज़ा है। उसी उम्र में तक कमो बेश जिस उम्र में मैं अब्बा के पैसे ज़ाया कर रहा था और बाहर जाना चाहता था, मेरा बच्चा भी उसी उम्र में 24-25 में। और मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर चुका हूँ, 24 मुल्कों में गया हूँ, आगे भी जाऊँगा। आप यकीन कीजिए कि आज मैं अभी इसलिए बहुत कह के लगा रहा था कि यार हम कितने बेवकूफ़ थे। दरअसल हम बेवकूफ़ नहीं होते, हमारी ख्वाहिश हमारी आंखों पे पर्दा डाल देती है, और ये पर्दा इतना दबीज़ होता है कि सामने मौजूद ख़राबियाँ खामियाँ हमें नहीं नज़र आ रही होती। बाहर जाना क्यों है? ऐथे किए गए 6-7 करोड़ नौजवान यहीं पे कमाते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, और यहीं ज़िंदगी गुजारते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं। आप यकीन कर लीजिए, मैंने आज की कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई है कि बाहर जाने के खौफ से निकल जाएं। मेरा बेटा यूरोप घूम के आया अली, अब फिर हम जा रहे हैं। वो तो नहीं कह रहा कि मैं वहाँ स्लिप हो जाऊँगा और मैं वहाँ कोई परमानेंट स्टे करने की कोशिश करूँगा। माँ बाप में रहना है, ऐसे ही रहना है, अपने अच्छे रहना है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे बेटे का चैनल है अली उस्मानी एंड इफ्तिखार इफ़ी, हम दोनों दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा। अब मैं आपको छोटी सी बात बताया हूँ, मैंने 2 बार वीज़ा कैसे लगता है यूके का मैंने बना रखा है। मेरे इसी पेज के ऊपर पूरा वीडियो है कि यूके जाने के लिए वीज़ा कैसे लगता है। अगर वो वीडियो आप देख लें तो आप यूके अमेरिका कहीं भी जाना चाहें आपका वीज़ा लग जाएगा बड़ी आसानी से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आपको ना समझ आए तो मैं अगली वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मेरा यूके का वीज़ा कैसे लगा था, अमेरिका का कैसे लगा, यूरोप का कैसे लगा। मेरे बेटे अली का यूरोप का दूसरी दफ़ा अब 1 साल का लग गया।
यूके का कैसे लगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जी साढ़े हाथ होया जी कहानी में सानू सुनाई है, इस कहानी को सुन के आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिर में सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, अपने च रवो, अपने दे नाल रवो। जिंदों को छोड़ के जाते हैं, वापसी पर उनकी कब्रों पे हाज़िरी देते हैं, कम से कम मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात, ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है, माइंड इट। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, अल्लाह में आसानी अता फ़रमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।